एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के इकोनॉमिक्स का जो करंट चैलेंज फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी सेकंड यूनिट है। इस यूनिट के जो चैप्टर है पॉवर्टी का पार्ट 2, मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या पॉलिसीज हैं, क्या हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉवर्टी को दूर करने के लिए हमारी कंट्री ने कौन कौन से मेजर्स फॉलो किए, किन किन चीज़ों को अपनाया जिससे कि पॉवर्टी को दूर किया जा सके। तो उन सारी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और एक जो जनरल चीज़ें इसमें आ जाती हैं, उन सब चीज़ों पर कि कैसे करके कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हमने अपनाए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जिससे कि पॉवर्टी कम हो सकी। तो मेजरमेंट टू रिमूव पॉवर्टी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो मेजरमेंट है, जो मेजर्स किया जाए, जो कैसे सॉल्व करने के लिए जो मेजर्स हैं उनमें जीडीपी ग्रोथ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। जितना ज्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतनी लेसर पॉवर्टी होगी। तो सबसे पहला जो हमने इंस्ट्रूमेंट फॉलो किया वो जीडीपी ग्रोथ था। जीडीपी ग्रोथ के लिए काम किया गया, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की जरूरत हुई, एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज को यूज किया गया और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बाद उससे लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक होगी और जितनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी उतने अपने आप ही पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी। सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये प्रॉब्लम में पढ़ा था। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इम्प्रूव किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, इम्प्रूव किया जाएगा पॉवर्टी को सॉल्व करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे इम्प्रूव करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ऑल सोसाइटीज, नॉट सम ग्रुप और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए जो हमने मेजर्स अपनाए उनमें दो टाइप के मेजर्स अपनाए हैं, एक फिजिकल मेजर्स अपनाए और एक लेजिस्लेटिव मेजर्स अपनाए हैं। फिजिकल मेजर्स में प्रोग्रेसिव टैक्स एंड सब्सिडी। हमने जो टैक्स सिस्टम को फॉलो किया आफ्टर इंडिपेंडेंस वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स उस टैक्स को कहते हैं इंक्रीज इन टैक्स विद इंक्रीज इन इनकम। टैक्स इंक्रीज कब किया जाएगा? जब इनकम इंक्रीज हो रही होगी। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी इंक्रीज होता जाएगा। उस टैक्स सिस्टम को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। एक रिग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव में कम इनकम वाले पर टैक्स का लोड ज्यादा पड़ता है और ज्यादा इनकम वाले पर टैक्स का जो लोड होता है वो कम करता है, उसे हम रिग्रेसिव सिस्टम बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बात की जा रही है कि इंक्रीज इन टैक्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इंक्रीज इनकम होगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ाया जाएगा। जिनकी इनकम कम होगी वो टैक्स फ्री होंगे, जबकि रिग्रेसिव टैक्स में कम इनकम वाले पर ज्यादा बोझ पड़ता है टैक्स का और ज्यादा इनकम पर कम बोझ पड़ता है। और दूसरा सब्सिडी देने की बात की गई है कि जो पुअर लोग हैं उन्हें जो कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे पुअर जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सब्सिडी दी जाए। फूड में सब्सिडी है, जैसे हमारी पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो जो व्हीट दिया जाएगा, जो राइस दिया जाएगा, इन सब चीजों में सब्सिडी दी जाएगी। जो गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम है, ये सारी चीजों में सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिफरेंसेज है, जो गल्फ है, उसको रिमूव किया जाए। और जैसे ही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का गल्फ खत्म हो जाएगा,
वैसे ही पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी। ये तो था फिजिकल मेजर्स, राजकोषीय नीति थी। दूसरा है लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मेजर्स में वेज एक्ट, मजदूरी के नियम बनाना, कानून बनाना, ऐसे एक्ट बनाए जाएं जिसमें मिनिमम वेजेज निर्धारित किया गया। जो मजदूरी है मिनिमम कितने घंटे और कितना मजदूरी दिया जाना है, उसके लिए स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वे में क्लासिफाइड करना, लेबर्स को, स्किल्ड लेबर को, अनस्किल्ड लेबर को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करके उनकी भी मिनिमम वेजेज फिक्स कर दी जानी है, जिससे कि उससे कम मजदूरी किसी को न मिले। ऐसा किया जा रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इन सब पॉलिसीज को, या जो 1950 से 1990 तक भी किया और 1991 के बाद भी इन चीजों पर लगातार काम चल रहा है। तो वेज एक्ट बनाए हमारे यहाँ पर। वेज के डिफरेंट टाइप के एक्ट हैं, वो सभी मिनिमम वेजेस की बात करते हैं और प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेबर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो ऐसे मेजर्स को अपना करके पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है। दूसरा, हम लेजिस्लेटिव मेजर्स में फ्लोर प्राइस, दो टाइप की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एक सीलिंग प्राइस होती है और एक फ्लोर प्राइस होती है। सीलिंग प्राइस जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं वो लोगों को मिल जाएं, पीडीएस सिस्टम वगैरह के लिए हम सीलिंग प्राइस को यूज करते हैं। और जो फ्लोर प्राइस होता है वो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस से रिलेटेड होता है कि किसान को कम से कम अपने उत्पादन का जितना सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है उतना प्राइस उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिले तो गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को उतनी कीमत पर स्वयं खरीद लेगी। इस सिस्टम को फ्लोर प्राइस सिस्टम कहते हैं। तो एक वेज एक्ट बनाए जाएंगे तो लोगों की मिनिमम वेजेज जो बहुत कम दिया जाता था उसे इम्प्रूव होकर के लोगों को अच्छी वेजेज मिलने लग जाएगी। फ्लोर प्राइस में किसान प्रोटेक्टेड हो जाएगा। जो फार्मर है वो अपने जो उसका प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के लिए उसे मिनिमम प्राइस का डिसाइड हो जाएगा उसकी, कि इतना कम से कम वो इतने पर अपने प्रोडक्शन को बेचेगा। जैसे व्हीट का है मिनिमम जो फ्लोर प्राइस था 2019 तक वो 1400 पर क्विंटल था। तो इसका मतलब है कि गेहूं का एक क्विंटल कम से कम 1400 रुपए में किसान बेचेगा और अगर नहीं बिक रहा है तो सरकार उसे खरीदेगी। अभी उसे लगभग जितना दिया गया था मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस उसका 1.5 टाइम और ज्यादा बढ़ाने की बात गवर्नमेंट कर रही है। अभी पॉलिसी डिस्कस हुई है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डिस्कस की है रिसेंटली उसमें कहा है कि जितना मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस था उससे 1.5 टाइम और ज्यादा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस दिया जाएगा। तो फ्लोर प्राइस उस ढंग से डिसाइड किया जाएगा जिससे कि फार्मर प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसको अपने फसलों का सही उत्पादन मिलेगा तो पॉवर्टी अपने आप दूर हो जाएगी। क्योंकि जो पॉवर्टी सबसे ज्यादा है वो तो या तो वेज की कमी के कारण है या किसानों की खराब स्थिति के कारण है। किसानों की खराब स्थिति इसलिए हुई क्योंकि उनको उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी सही प्राइस नहीं मिल पाती। तो उसके लिए फ्लोर प्राइस की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। और फिर है राइट टू एजुकेशन, सभी के लिए शिक्षा, सभी लोग शिक्षित हो जाएं तो ये प्रॉब्लम अपने आप, जितने लोग ज्यादा शिक्षित होंगे, जितने देश दुनिया की अच्छी एजुकेशन है उन देशों में पॉवर्टी कम है। क्योंकि वहां पर जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, जितने ट्रेंड लोग होंगे, जितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतने ही ज्यादा उसे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होगी उतना ही अपने आप पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी। तो ये 3 लेजिस्लेटिव मेजर्स पॉवर्टी को दूर करने के लिए हैं, वेज एक्ट, फ्लोर प्राइस एंड राइट टू एजुकेशन। थर्ड जो हम बात करते हैं थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी की वो है पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होना। जो जनसंख्या है उसका विस्फोट। तो भारत में ज्यादा जनसंख्या है, उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम समय समय पर बनाए जा रहे हैं
जिससे कि पॉवर्टी को रिमूव किया जाए। जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी पॉवर्टी भी कम हो जाएगी। और चौथी जो चीज आती है वो आता है इनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। पुअर जो पीपल हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो उनका जीवन स्तर है वो उच्च हो सके, उसे इम्प्रूव किया जा सके, इन्हांस किया जा सके, उसके लिए हमने कुछ जो मेजर्स अपनाए हैं, कुछ जो तरीके अपनाए हैं, उनमें सबसे पहले है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया जाएगा तो अपने आप, क्योंकि भारत की जो, इंडिया की जो मैक्सिमम वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस सेक्टर में ज्यादा लोग इंगेज होने के कारण वहां पर अगर एग्रीकल्चर का डेवलप किया जाएगा तो उन सब लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा। और जो वहां पर डिसगाइडेड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो सीजनल एंड डिसगाइडेड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के अनएम्प्लॉयमेंट हैं, ये दो बड़े अनएम्प्लॉयमेंट हैं। ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों रिमूव हो जाएंगे वैसे ही पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। सेकंड, हम इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ में करेंगे स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। जो लगातार प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमी को स्टेबल करना, ये इससे भी आसानी से जो पॉवर्टी है वो दूर हो सकती है। क्योंकि प्राइस का सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ता है वो पुअर पर पड़ता है। अगर प्राइस इंक्रीज होती जाएंगी तो जो पुअर अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए प्रयासरत है, ज्यादा प्राइस होने से वो अपनी बेसिक नीड्स की चीजों को भी नहीं परचेज कर पाएगा। इसलिए प्राइस में स्टेबिलिटी हो और प्राइस को कंट्रोल किया जाए। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस लेवल को स्टेबल करना, या हम ये कहें कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। एक ये काम किया गया। फिर है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जाएगा तो पॉवर्टी अपने आप दूर हो जाएगी। रीजनल बैलेंस एंड ग्रोथ होगा। सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट के जो मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे, जो साधन होंगे, जो सभी लोगों को काम मिले, तो अगर रीजनल बैलेंस हो जाएगा, हर एरिया में आदमी को काम मिलेगा, तो अपने आप पॉवर्टी भी कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक है इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप जिसे हम बोलते हैं, जिसमें जो पुअर पीपल हैं उनको मिनिमम नीड्स जो उनकी होती है, जो जरूरी चीजें होती हैं, जो जरूरी फूड्स होते हैं, वहां पर वो कम कीमतों पर उन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो पीडीएस सिस्टम को भी इफेक्टिव बनाना। नेक्स्ट है मिनिमम नीड प्रोग्राम फॉर द पुअर। पुअर के लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम बनाना। और फाइनली अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो इतने अगर हम काम करेंगे तो पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। एक तो ये थे, ये चारों के चारों एक जनरल मेजर्स थे, जनरल उपाय थे, सामान्य उपाय थे। अब जो असली आता है वो आता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का क्या रोल है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या क्या गवर्नमेंट चला रही है, उस पर हम बात करते हैं। यहां पर ये जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ये इस टाइप से हो सकता है, करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट हैज 3 डायमेंशनल, एक्सप्लेन इट। इस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने जो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो प्रोग्राम चलाए हैं, गवर्नमेंट के जो स्टेप है, यहाँ पर ये पहले जो हमने पढ़े थे वो एक जनरल स्टेप थे, जो जनरल जो सभी एरिया से लिए जा रहे हैं।
और अभी जो हम पढ़ रहे हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट जो प्योरली गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे गवर्नमेंट के स्टेप्स जिससे पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है, उस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल एंटी पॉवर्टी पॉलिसी। क्या कहेंगे हम इसे? 3 डायमेंशनल एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सेंटेंस बड़ा जरूरी सेंटेंस है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी। इसमें 3 चीजों को गवर्नमेंट ने लिया है और उन 3 चीजों में है सबसे पहले प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमने अभी जनरल प्रोग्राम पढ़े थे, जनरल जो बातें थी पॉवर्टी को दूर करने के लिए, उनमें भी प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट्स थे। फिर सेकंड आ जाता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चला रही है वो हो जाता है। और फिर आ जाता है प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक नीड्स लोगों की पूरी हो सके, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाने वाली स्कीम्स। तो ये 3 डायमेंशनल इसीलिए बोल रहे हैं कि 3 तरफ से गरीबी पर अटैक कर रही है गवर्नमेंट। 3 डायमेंशनल अटैक है ये, 3 डायमेंशनल स्ट्रेटेजी है। और 3 डायमेंशन क्या है? प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक नीड्स। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। पहली चीज जो 3 डायमेंशनल पॉलिसी है पॉवर्टी रिमूव करने की, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की, उनका इसका पहला डायमेंशन जो है वो है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कैसे किया जाएगा प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ को? रैपिड इंक्रीज इन जीडीपी, ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जीडीपी को बढ़ाने की बात की जा रही है। हमारी जो 1950 से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हमने शुरू की है, तो 1950 टू अर्ली 1960 जो हमारी पॉलिसी चली है वो जीडीपी को बढ़ाने के लिए चली है। आगे भी पॉलिसी जीडीपी को बढ़ाने के लिए चली है, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान बनाया गया है उसमें एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भरता की बात की गई है, सेल्फ सफिशिएंट हो एग्रीकल्चर में। सेकंड जो 5 ईयर प्लान चलाया गया 1956 से, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के लिए बात की गई। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनमें जो लोग लगे हुए हैं, जो काम कर रहे थे, उन सबको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, जिससे कि जीडीपी बढ़ेगी। और जितना ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर से, जितना लोगों की वेजेज अच्छी मिलेगी एग्रीकल्चर में, जैसे किसान को प्रोटेक्शन मिलेगा और फार्मर को अच्छी प्राइस मिलेगी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, तो पहली और दूसरी जो फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान था, तो उसमें सारा यही काम किया गया कि जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम दोनों को बढ़ाने के लिए बात की गई। तो इससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। सेकंड है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर कुड बी राइज्ड। फिर से ये हमने पहले भी डिस्कस किया, फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जितने पुअर लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर लोग जो पुअर हैं वो ज्यादातर रूरल एरिया में ज्यादातर लोग पुअर हैं, और उसे रिमूव करने के लिए ऐसी स्कीम्स को जनरेट करना है जिससे कि उनकी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़े। एग्रीकल्चर एंड उसके जो एलाई हैं, जो उसके सब सेक्टर हैं, उन सब सेक्टर्स को जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, इन चीजों का भी साथ के साथ डेवलप किया जाए, जिससे कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया जा सके। ये भी गवर्नमेंट लगातार इस काम में लगी हुई है। तो वो थे हमारे पास पॉवर्टी के लिए
जो फर्स्ट डायमेंशनल प्रोग्राम बनाए गए, ग्रोथ के जो प्रोग्राम बनाए गए, तो उसमें जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की गई। सेकंड है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ये बड़ा टॉपिक है, ये अपने में अलग सा भी पूछा जाता है कि गवर्नमेंट के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स क्या क्या है। इनमें 1 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए और 6 मार्क्स के लिए सभी टाइप के क्वेश्चन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में फ्रेम हो सकते हैं, हर टाइप का। क्योंकि किसी स्कीम का नाम पूछ लिया, वो कब लॉन्च हुई, या किसी स्कीम का नाम पूछ लिया, उसके एब्रीविएशन पूछ ली कि इसका फुल फॉर्म है, एमसीक्यूज में दे दिया या फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया। तो ये सारे टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम करके अलग ही क्वेश्चन भी इसमें फ्रेम किया जा सकता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो पॉवर्टी के लिए जो गवर्नमेंट ने अपनी प्लानिंग शुरू की, फर्स्ट प्लानिंग हमारी एग्रीकल्चर की थी, सेकंड हमारी जो 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का था, और थर्ड प्लान से जो फर्स्ट प्लान 1951 टू 56 था, सेकंड 56 टू 61 था, तो 61 से 66 तक यहां से थर्ड 5 ईयर प्लान से गवर्नमेंट ने अपने ऐसे प्रोग्राम बनाने शुरू किए जिससे कि पॉवर्टी को दूर किया जा सके। उससे पहले तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में केवल एग्रीकल्चर और कैसे करके एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कही गई। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम शुरू किए जाने लगे, और इनमें जो फूड वर्क फॉर यहाँ पर हमने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1970 में चलाया। तो 61 से 66 तक बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट ने शुरू करने की कवायद शुरू की कि ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे कि लोगों में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। और अर्ली 70s में फूड फॉर वर्क चलाया गया, काम के बदले में अनाज। फिर धीरे धीरे इन्हीं में से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए 5 ईयर प्लान में। हर 5 ईयर प्लान में कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिन प्रोग्राम से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। इसमें बेसिकली इस चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 2 पार्टों में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने कहा कि हमने 3 डायमेंशनल पॉलिसी है। पहली पॉलिसी जो थी वो ग्रोथ की थी, और दूसरी है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में भी गवर्नमेंट ने 2 बातों पर ज्यादा जोर दिया। एक दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स, ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वेज जनरेट करने के लिए। तो 2 प्रकार से, एक तो अपना काम हो, और दूसरा अगर अपना एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हमने नहीं कर पाए तो ऐसे प्रोग्राम्स में भाग ले सकें जो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, जिनसे मजदूरी मिल सके। या तो हम मजदूरी देने वाले बने या हम मजदूरी लेने वाले बन सके। तो ये 2 प्रोग्राम के बेस पर 2 सिस्टम के बेस पर प्रोग्राम बनाए गए। 2 ऐसे स्टेप थे जिसमें कि या तो सेल्फ प्रोग्राम के हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हो प्रोग्राम, या वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है वो 2 पार्ट में हमने यहाँ पर बांट लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले गवर्नमेंट ने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, कभी कभी एब्रीविएशन दे सकता है वो REGP, और 4 MCQ दे देगा इसी से लगते हुए। तो जो सही होगा उसे आप वो क्लिक करेंगे। तो इसका मतलब है कि ऐसे प्रोग्राम्स आपको याद रहने चाहिए, इनके एब्रीविएशन याद रहनी चाहिए, या कभी कभी इसके कोई फुल फॉर्म बनाने के लिए दे दे किसी चीज का, कुछ भी कर सकता है।
तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के प्रोग्राम है, जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बड़े ऐसे काम करवाए जाएं रूरल एरिया में जिससे कि लोगों की अपनी आय अपने आप ही अपनी जो इनकम है अपने कामों से ही अपनी इनकम बढ़े, दूसरे के साथ मजदूरी न करने पड़े, दूसरे के लिए मजदूरी न करने पड़े, खुद ऑनर हो और उसी ऑनरशिप में ही अपना ही काम हो रूरल एरिया में और उसमें उन्हें वेज मिल सके। फिर सेकेंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना चलाई गई। फिर है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये ऐसे स्कीम्स हैं जिनसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। अब इनमें इंडिविजुअल स्कीम पर हमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इतनी ही स्कीम होंगी, इनके अलावा भी बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम बनाई गई हैं। कुछ स्कीम्स हमने यहाँ पर लिखी हैं क्योंकि भारत में लगभग 200 स्कीम्स ऐसे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काम आई हैं, जो बनाई गई हैं अलग अलग सालों में। एक ही साल में कई प्रोग्राम लॉन्च किए गए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार, जिससे कि लोगों को अपना काम गांवों में शहरों में अपना अपना काम लोग कर सकें, अपने दूसरे से वेज न लेकर के अपना काम करें और उसी में प्रॉफिट भी उन्हीं का हो और वेज भी उसी से उनके निकले। और ये जो रूरल एरिया में मैं अभी पहले पॉइंट पर डिस्कस कर रहा था इससे पहले आपसे कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के जो एलाई हैं, जितने भी उसके सब पार्ट हैं, जिससे उसके सब सेक्शंस हैं, उनको भी बढ़ाया जाए। और उनमें मैंने एनुअल हस्बेंड्री बोला था, तो लाइवलीहुड स्टॉक मिशन बोलते हैं हम उसे, जिसमें कि पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाए, खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, जिससे कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम थे। अब है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में मनरेगा को हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम मानते हैं। इसमें भी बहुत सारी वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए हैं, लेकिन उनमें से मैं बात कर रहा हूं अभी सबसे पहले मनरेगा पर, या हम इसी को नरेगा बोलते हैं, या इसी को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये बहुत बड़ा एक्ट है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 2005 में एक ऐसी स्कीम बनाई गई कि 100 डेज मिनिमम 100 डेज हर आदमी को काम मिल सके, मिनिमम 100 डेज की वेजेस दिया जाए। तो रूरल एरिया में भी है ये, अर्बन एरिया में भी वहां पर है जहां पर कि जिनके पास कोई काम नहीं है। इसको हम दो भागों में इसे जब बनाया गया तो दो टाइप के इसमें वेज स्कीम है। एक तो वो है जो स्किल्ड हैं और दूसरे वो हैं जो अनस्किल्ड हैं। तो जो हाउस होल्ड हैं, जो हाउस होल्ड एरिया है, उस हाउस होल्ड सेक्टर में जो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उन्हें हर साल 365 डेज का एक साल होता है, उसमें मिनिमम 100 डेज सबको काम दिया जा सके। यह है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। यह तो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी का एक्ट है कि कम से कम 100 दिन सभी लोगों को काम मिलना चाहिए। ये मिनिमम है, 100 डेज मिनिमम है। उससे ज्यादा जितना भी एक साल में दिया जा सकता है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 100 दिन सरकार को काम देना पड़ेगा जो लोग काम चाहते हैं। जिन लोगों को अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिन लोगों के पास, जो हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें 100 डेज का गवर्नमेंट काम देगी, उससे भी ज्यादा दिया जा सकता है। अभी कोविड-19 जो हुआ है उसके बाद जो लेबर जो अब दूसरे स्टेट से अपने अपने स्टेट में गए हैं, उन स्टेट्स में
इनको इस समय सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस किया जा रहा है वो नरेगा पर, मनरेगा पर फोकस किया जा रहा है कि इन्हें फिलहाल रूरल एरिया में जहां जहां ये अपने घरों में चले गए हैं इन्हें मनरेगा के तहत काम दिया जाए। तो इस समय ये स्कीम काम आ रही है। जब ये लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लेबरर जो अर्बन एरिया में थे, जो इंडस्ट्रियल एरिया में थे, अर्बन एरिया में जो इंडस्ट्रीज थी उन एरियाज में थे और वहां पर काम न मिलने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण काम बंद हो गया। काम बंद होकर के ये लोग अपने घरों के ले गए और जब ये अपने अपने होम स्टेट में गए, जब ये अपने होम स्टेट में जाएंगे तो वहां पर इस स्कीम के तहत सबको फिलहाल काम देने की बात भारत सरकार कर रही है कि नरेगा में इन्हें कम से कम कुछ दिन तक काम दिया जाए जब तक कि ये लोग देश के अन्य भागों में जाने के लिए तैयार न हो या ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी कंडीशन न आ जाए कि जब तक ये लोग दूसरी जगह जाते हैं। तो या तो अपने ही राज्यों में ज्यादातर तो ये किया जा रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, हम अपने ही देश में प्रोडक्शन करना शुरू करें। बहुत सारी स्कीमें अभी चल रही है, बट उनमें सबसे पहले तो ये है कि इमीडिएट जो लेबरर को फायदा दे सकती है वो है मनरेगा स्कीम। तो मनरेगा से 100 डेज तक कम से कम हर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड हाउस होल्ड को काम दिया जा सकता है। तो ये है वेज प्रोग्राम में आता है, ये वेजेस दिया जा रहा है। दूसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांवों में सड़कों का विकास करना और उसमें ग्रामीण लोगों को काम पर लगाना और उसके बदले उन्हें मजदूरी देना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये भी एक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबको अपना घर हो, क्योंकि बेसिक नीड्स में हमने पॉवर्टी में बेसिक नीड्स में शेल्टर बोला था, क्लॉथ बोला था, फूड बोला था, हेल्थ बोला था एंड एजुकेशन बोला था कि ये जिनको मिनिमम ये सबको मिलनी जरूरी है। तो उसमें जो शेल्टर है उसके लिए अंबेडकर आवास योजना चलाई गई जिसमें कि लोगों के घर भी बने और काम करने वाले उसी एरिया के जो हाउस होल्ड हैं उनको रखा जाए और उन्हें वेज दिया जाए। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल एरिया में जो हमारा 1956 एक्ट बना था, इंडिपेंडेंस के बाद जो 1956 इंडस्ट्रियल एक्ट बना था उसमें स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको बढ़ावा देने की बात की गई। रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर में बहुत बड़े स्टेप अभी आफ्टर कोविड प्रोग्राम्स में जो प्रोग्राम दिए हैं उसमें भी इसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट करने की बात गवर्नमेंट ने कहा है कि इस सेक्टर को सबसे ज्यादा बढ़ाया जाए जहां पर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सके। और इसी पर स्टार्टअप वगैरह की भी बात गवर्नमेंट कर रही है कि लोग अपना स्टार्टअप करें और एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा हेल्प करने की भी गवर्नमेंट बात कर रही है। उससे पहले भी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 में तो हमने इनको प्रोटेक्शन दे दिया था। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनको प्रोटेक्शन दिया गया था 1990 तक और फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद थोड़ा सा इनमें प्रोटेक्शन कम हो गया था। रिसेंटली गवर्नमेंट चाह रही है कि इन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाए। प्रोटेक्शन की बात तो नहीं कर रही है लेकिन सब्सिडी वगैरह दे करके इसे आगे बढ़ाने की बात कर रही है जिससे कि लोगों को इनमें काम करके मिनिमम वेजेस अवेलेबल हो जाए। फिर है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए प्रोग्राम है। फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये भी बड़ा प्रोग्राम था 1983 में, 82-83 में 20 पॉइंट प्रोग्राम वो किए गए थे। इसमें 20 बिंदु रखे गए थे, 20 पॉइंट रखे गए थे। जो रूरल एरिया में जो हाउस होल्ड हैं उनको आपको एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी से लेकर के एग्रीकल्चर और इन सारे अलाइड जितने भी एरिया हैं उन सारे सेक्टर में काम देने की बात की गई। तो वो 20 पॉइंट प्रोग्राम्स थे जिसमें काम हो रहा है। अभी जो रिसेंटली कुछ स्कीम्स ऐसी चलाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि जिससे कि काम करने के लिए लोग तैयार हों
उनमें है मुद्रा बैंक। तो ये कभी कभी 1 मार्क्स में डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म के लिए पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MUDRA मुद्रा, ऐसा पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है ये कब लॉन्च हुई, या पूछा जा सकता है कि इसमें कितने तक लोन दिया जा सकता है, किसको लोन मिलेगा, किस चीज के लिए ये स्कीम है। तो इस टाइप से 1 मार्क्स के लिए ये अलग सा क्वेश्चन भी बन सकता है। कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ ले तो कोई बात ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता, बट 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन से लेकर के कैसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है मुद्रा को। अब क्या है मुद्रा? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी बैंक। इसमें गवर्नमेंट ने इसे जो लॉन्च किया वो किया अप्रैल 2015 में, और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ये है कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले जो इंटरप्राइजेज, छोटे छोटे इंटरप्राइजेज हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन हैं, जो छोटे इंटरप्राइजेज हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन है। तो ये जो मुद्रा है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में भी आ सकती है और ये वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में भी आ सकती है। ये दोनों में आता है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी बैंक जो है ये दोनों में ही आ सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में भी आएगा और उसी के साथ साथ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में भी आएगा। तो लोग अपने काम शुरू कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। गवर्नमेंट इसके लिए लोन देती है अप टू 10 लाख पर यूनिट। एक मुद्रा इस यूनिट आपने एक यूनिट काम करने के लिए खोली तो जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, जो सूक्ष्म बेस पर, जो माइक्रो लेवल पर जो काम करने वाले हैं, ऐसे जो अपने स्टार्टअप वगैरह कोई शुरू करना चाहता है तो उसे मुद्रा स्कीम में लोन देती है गवर्नमेंट 10 लाख तक, जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज माइक्रो इंटरप्राइजेज। तो ये था मुद्रा, इसे आपने समझ लिया है। अब है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये फिर से 1 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारी वेज एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए बात की जा रही है और यहाँ पर जो ये स्कीम है इसका फिर से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंसी इस पीरियड में देखी जा रही है। इसे जब शुरू किया गया, ये स्कीम 2014 से शुरू की गई है और इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना में लोगों को अपने अकाउंट ओपन करने हैं बैंक में लोग अपने अकाउंट ओपन करेंगे और जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं उसको बढ़ावा देने की आदत लोगों की पड़ेगी। जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसे बैंकिंग सिस्टम में लाया जाए। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना एक तो सेविंग प्रमोटिंग प्रोग्राम है, दूसरा इससे जो इकोनॉमिक इंक्लूजन, ये इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए है, सेविंग ओरिएंटेड है और गवर्नमेंट के द्वारा जब जैसे किसानों को, जो फार्मर है उनको फरवरी 2019 से गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम बनाई है कि उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है, फार्मर को इंसेंटिव दिया जा रहा है 2000 इन अ क्वार्टर, तीन महीने में इन ए हाफ ईयर, 2 to 4 to 6 4 महीने में, 4 मंथ में एक बार 2000 किसान के जनधन खाते में डाला जा रहा है, जिससे कि एक साल में किसान को 6,000 रुपए का 6,000 का इंसेंटिव दिया जा सके। उसके साथ ही 1 लाख तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा जिनका जनधन अकाउंट है और 30,000 तक लाइफ इंश्योरेंस। तो ये 0 बैलेंस पर ये अकाउंट खोले गए। दुनिया में सबसे ज्यादा अकाउंट एक साथ खोले जाने की स्कीम में प्रधानमंत्री जन धन योजना का नाम आता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम जिसके साथ लोगों ने अपने अकाउंट ओपन किए, 0 ओपनिंग बैलेंस पर ये अकाउंट ओपन किए गए और ये कवर करते हैं एक्सीडेंट होने पर 1 लाख रुपए मिलेगा जिनका जनधन अकाउंट है, चाहे उसमें पैसा है या नहीं है।
और वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस के लिए 30,000 तक इसमें इंश्योरेंस है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं, जैसे अभी ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट दे रही है, उसको भी इन्हीं खातों में डाला जा रहा है। जो पुअर जो वुमेन्स है, जो महिलाएं हैं और काम करने में असमर्थ हैं, उनको 500 रुपीज आफ्टर कोविड या ड्यूरिंग कोविड टू आफ्टर कोविड गवर्नमेंट 500 उनके अकाउंट में डाल रही है। फार्मर के अकाउंट में 1 साल में 6,000, 4 महीने में 2,000, हर 4th मंथ में 2,000 उनके अकाउंट में डाल रही। तो गवर्नमेंट लगातार जितने भी अपनी स्कीम्स हैं, जिससे कि किसानों का जो हाउस होल्ड है, उनका जो पुअर है, उनको मिनिमम उनको ऐसी अमाउंट दी जा रही है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। तो उस सब चीज के लिए ये अकाउंट खोले गए थे जीरो बैलेंस पर। तो ऐसे अकाउंट खोलने के लिए जो कि सेविंग प्रमोटिंग थे, बट आज वो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के रूप में अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये हमारे प्रोग्राम थे जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं। 3 डायमेंशनल हमने बात की थी, और पहला हमने ग्रोथ की बात की, दूसरा हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात की, और थर्ड है प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक नीड्स। तो 3 डायमेंशनल एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज हैं ये। 3 डायमेंशनल एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज में जो थर्ड डायमेंशन है वो है प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक नीड्स। लोगों की मिनिमम बेसिक नीड्स पूरी हो सके, इसके लिए 3 स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए हैं। सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जिसे हम राशन शॉप भी बोलते हैं, जिस पर कि लोगों को व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल, शुगर, ये कुछ चीजें हैं जो वहां पर जो कि बेसिक नीड्स की हैं वो दी जाती हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ड्यूरिंग कोविड 80 करोड़ लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कम कीमत का अनाज या कुछ को फ्री में, जो बीपीएल थे उनको 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ऑयल वगैरह, जो मस्टर्ड ऑयल या इस टाइप के जो ऑयल है, वो खाने के जो तेल हैं, वो सारे अवेलेबल करवाए गए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। और कितना, 80 करोड़, ये कई देशों की पॉपुलेशन हो सकती है, यूरोप के 10 देशों से ज्यादा की पॉपुलेशन हो सकती है, जितने लोगों को कि यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जोड़ा गया। और इस सिस्टम में राशन कार्ड होता है। अभी गवर्नमेंट ने जुलाई से देश के किसी भी पार्ट में आदमी होगा, वहां पर वो अपने कार्ड के थ्रू, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, वो किसी दूसरे स्टेट में काम करने जाता है, उसे दूसरे स्टेट में ही उसके राशन कार्ड पर राशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हो गया है, पूरे देश का एक ही बनने जा रहा है। ये ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, ऑनलाइन राशन कार्ड सिस्टम हो रहा है, जिसमें कि ये जरूरी नहीं है कि आप जहां के हैं वहीं आपको पीडीएस सिस्टम का फायदा मिले। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पूरे देश में, पूरे नेशन में आप जहां भी हैं वहां अपने हक का, जो पुअर लोग हैं, ये बेसिकली बनता उन लोगों के लिए है, ये ऐसे कार्ड उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो पुअर हैं, जिनको हम फूड प्रोटेक्शन एक्ट में ला रहे हैं। वो एपीएल भी हो सकते हैं, और एक वो हैं जो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो हमारे पास 20%, नियर अबाउट 20% तो बीपीएल लोग हैं हमारे पास। इन सबको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बेसिक नीड्स के लिए जितने फूड है उसे अवेलेबल करवाने के सिस्टम को डेवलप किया जाए। ये थर्ड डायमेंशन है। तीसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स। बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो इसमें एजुकेशन आ गई, हेल्थ आ गया, और उनके जो डेवलपमेंट के लिए जो स्किल है, जो आईटी है, उन सबको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जा रही है। तो देश में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें सभी बच्चों को एजुकेशन, सभी बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज ये अवेलेबल
सरकार की तरफ से करवाई जा रही है। तो इसे हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स बोलते हैं। और फाइनली मिड डे मील है, और मिड डे मील बच्चों को दोपहर में खाना मिलता है स्कूलों में, जहां पर कि जो बच्चे पुअर हैं वो स्कूल में पढ़ने आ सकें, और उनका क्योंकि वो घर से खाना, उनके पास घर में खाने की व्यवस्था नहीं होती है खाने की कमी के कारण, वो लोग उनको दिन में स्कूलों में खाने देने की व्यवस्था, मिड डे मील की बात की जा रही है। तो मिड डे मील जो मिलेगा वो दोपहर भोजन होता है। दोपहर भोजन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, गवर्नमेंट सिस्टम में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सबको मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। तो ये 3 डायमेंशनल अटैक था गवर्नमेंट का पॉवर्टी पर, और इसे कंटिन्यूअस जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ इन सारी स्कीम्स पर काम चल रहा है। इसीलिए जब हम प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि 1973-74 में 55% पॉपुलेशन हमारी बीपीएल थी, अब लगभग वो 20% रह गई है। तो हमने इतने सालों में 35% अप्रोक्सीमेटली 35% पॉवर्टी को बीपीएल से इन प्रोग्राम्स के थ्रू गवर्नमेंट ने एपीएल में ले आए हैं, और स्कीम ऐसी चलाई जा रही है कि जिससे कि फ्यूचर में पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन में कोई भी न रहे और पुअर कोई भी न रहे। तो ये है 3 डायमेंशनल एंटी पॉवर्टी अटैकिंग प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट। अब हम इन सारे जो अगला हमारा वीडियो होगा, इन सब जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जो पॉलिसीज चलाई गई हैं, इनका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, इनके फायदे और नुकसान क्या है। तो जो 3rd वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल एनालिसिस होगा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का। आपने आज का वीडियो देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।